नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। ऑल इंडिया रेडियो एफएम ट्रांसमीटर्स की शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वर्चुअल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम धामी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होगी। कैंप कार्यालय में आयोजित होगी समीक्षा बैठक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले और इसी के तहत सीएम आज ऑल इंडिया रेडियो एफएम ट्रांसमीटर्स के शुभारंभ कार्यक्रम में वर्चुअली शिरकत करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भी जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें भी वर्चुअली हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही समीक्षा बैठक में भी अध्यक्षता करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। ऑल इंडिया रेडियो एफएम ट्रांसमीटर्स का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी वर्चुअली। इसके साथ ही कैंप कार्यालय में जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा उसमें भी हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही समीक्षा बैठक में अध्यक्षता करेंगे, जो कि कैंप कार्यालय में आयोजित की गई है। इसे लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और इस बैठक में कई निर्णय लिए जाएंगे जनता के हितों को लेकर। आने वाले चुनावों की भी समीक्षा की जाएगी इस बैठक में। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम आज होने वाले हैं जिन पर अनादि टीवी की टीम की लगातार नजर रहेगी। क्या कुछ आज मुख्यमंत्री का शेड्यूल रहने वाला है। इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में है और कुछ समय बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रेडियो ट्रांसमीटर है उसके तमाम ऐसे स्थान है जिनको उनका प्रधानमंत्री लोकार्पण करने वाले हैं और खास तौर से रेडियो सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उत्तरकाशी उत्तराखंड का एक ऐसा स्थान है जहां पर इसको आयोजित किया जा रहा है और ये कार्यक्रम पूरा का पूरा मुख्यमंत्री आवास में आयोजित हो रहा है और वर्चुअल तौर पर मुख्यमंत्री इसमें जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री इसके कार्यक्रम के बाद कई अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर जो गृह विभाग की समीक्षा बैठक है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वो होगी। मुख्यमंत्री तमाम जो गृह विभाग के अधिकारी हैं उनसे अभी तक की तमाम जो योजनाएं विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही हैं जनहित में उनका फीडबैक लेंगे और इसके बाद फिर फीडबैक लेने के बाद कुछ जो पाइपलाइन में विभाग के कार्य हैं उनका प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री के सम्मुख किया जाएगा और कुछ अहम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दे सकते हैं। किस तरह से खास तौर पर गृह विभाग कार्य कर रहा है, पुलिस का मॉडर्नाइजेशन कैसे हो रहा है और कर्मचारी और अधिकारियों की जो कमी है उसकी कैसे आने वाले समय में विभाग के स्तर पर भर्ती की जाएगी और जो अन्य प्रावधान है विभाग के स्तर पर उनको कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर मुख्यमंत्री आज फोकस कर अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दे सकते हैं। बिल्कुल सोनू, आज देखने वाली बात हो कि आज मुख्यमंत्री क्या कुछ दिशा निर्देश देंगे अधिकारियों को इस बैठक में, और ये बैठक भी काफी अहम मानी जा रही है। इसके साथ ही ऑल इंडिया रेडियो एफएम ट्रांसमीटर्स का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में वर्चुअली भी शामिल होंगे। बने रहिए आप हमारे साथ सोनू, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। चलिए, अब बड़ी खबर मिल रही देहरादून से, जहां पर विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो खुल गए हैं। दर्शन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। आगामी 6 माह तक श्रद्धालु दर्शन का लाभ ले सकेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और दर्शन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं बड़े श्रद्धा भाव के साथ दर्शन करने पहुंचे और आगामी 6 माह तक श्रद्धालु दर्शन का जो लाभ है वो उठा सकेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और ऐसे में पहले ही दिन कितने श्रद्धालु पहुंचे हैं दर्शन का लाभ लेने के लिए? देखिए, ये
अद्भुत नजारा होता है जब तमाम श्रद्धालु इस पल के गवाह बनते हैं जब कपाट खोले जाते हैं, और उसके बाद जो तमाम श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में वो दर्शन कर पुण्य प्राप्त करते हैं। और चूंकि काफी ऊंचाई पर स्थित है बद्रीनाथ धाम, और ऐसे में जब मौसम का मिजाज बदलता है तो ये और ज्यादा अहम हो जाता है और खुशनुमा भी हो जाता है। जब कपाट खुले बद्रीनाथ धाम के, उसके बाद फिर बर्फबारी के नजारे भी तमाम श्रद्धालुओं ने देखे। और हम ये कह सकते कि एक तरफ राज्य सरकार ने तमाम श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की, यात्रा का शुभारंभ होने पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर, और उसके बाद फिर जो प्रकृति है उसने भी कहीं ना कहीं बर्फ के रूप में बर्फबारी कर यात्रियों का स्वागत किया। और इस पूजा का स्वागत हम कह सकते हैं कि किया गया। एक चमत्कार के तौर पर भी हम इसको देख सकते हैं कपाट खुलने के दौरान जब इस तरीके का नजारा हम देखते हैं। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग क्षेत्रों से अब बद्रीनाथ धाम के, यमुनोत्री के, गंगोत्री के और केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जो पंजीकरण है उसको कैसे सरल बनाया जा रहा है, किस तरह से यात्रियों को मौसम के का जो पल पल का अपडेट है वो दिया जा रहा है, और तमाम व्यवस्थाओं के लिए अतिरिक्त संख्या में जो कर्मचारी हैं, संबंधित विभागों के अधिकारी हैं, उनको मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अतिरिक्त चिकित्सकों को तैनात किया अलग अलग स्थानों पर। तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। और जो श्रद्धालु हैं उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है यात्रा के प्रति, दर्शन करने के प्रति, और तमाम श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। बिल्कुल सोनू, बड़ी संख्या में जो भक्त हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि 6 महीने ही लाभ उठा पाते हैं ये भक्त, और 6 महीने तक इंतज़ार करते हैं कि किस तरह से भगवान के एक बार फिर कपाट खोलेंगे और भगवान के दर्शन कर पाएंगे। ऐसे में जिस तरह से हमने देखा भारी बर्फबारी के बीच कपाट खोले, उसके बाद भी जो भक्त वहाँ पहुँचे थे काफ़ी आनंदित नजर आए, उत्साहित नजर आए। और पहले ही दिन शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज भी मंदिर पहुँचे थे और उन्होंने दर्शन का लाभ उठाया था। ऐसे में अगर हम बात करें मंदिर की तैयारियों की, तो मंदिर को किस तरह से सजाया गया है? देखिए, चूंकि पहले से ही सरकार के तमाम अधिकारी और कर्मचारी, उनको जिम्मेदारी दी जाती है, और समय समय पर न सिर्फ जिला स्तर के अधिकारी बल्कि शासन स्तर के अधिकारी, पर्यटन विभाग के जो मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, उनके स्तर पर पर्यटन सचिव हैं, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के स्तर पर भी कई बार जो समीक्षा बैठक है वो की जाती रही है। तो जो मंदिर की व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद हो, और पहले से ही तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जिसने मंदिर की व्यवस्था से जुड़े पहलू उन पर फोकस किया जाता है, और एक मंदिर परिसर से लेके जो सरकार के मुखिया उस स्तर तक मॉनिटरिंग भी की जाती है। तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर किया गया है, और जो मंदिर की व्यवस्था है उसमें हम फूलों की सजावट भी कह सकते हैं, स्वच्छता की जो व्यवस्था है उसको कह सकते हैं, प्रसाद वितरण है उसको कह सकते हैं, और जो पूजा का समय है वो उस व्यवस्था को हम देख सकते हैं। तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं। मंदिर को सजाने की बात है, जब कपाट खुलते हैं तो बड़ा अलौकिक नजारा होता है। तमाम जो व्यवस्थाएं की जाती हैं उनका जायजा भी अधिकारी कर्मचारी लेते हुए नजर आते हैं। तो जो मंदिर को सजाने की बात है, कुंतलों फूलों से सजाया गया है, और अब पूजा का सिलसिला शुरू हो गया है। एक एक कर तमाम श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन कर रहे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से मंदिर की हम तस्वीरें देख सकते हैं, 15 टन से अधिक फूलों से इस मंदिर को सजाया गया, एक दुल्हन की तरह इस मंदिर को सजाया गया है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भक्त हैं वो दूर दराज से पहुँच रहे हैं दर्शन के लिए, काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं, और उनका जो स्वागत है वो भी बड़े धूमधाम से किया गया है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर जो संत हैं वो भी बड़ी संख्या में पहुँचे हैं दर्शन का लाभ लेने के लिए। बने रहिए आप सोनू हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो भारी बर्फबारी के बीच अब यहाँ पर जिस तरह से जो कपाट खोले गए हैं बद्रीनाथ धाम के, 6 महीने तक यहाँ पर जो भक्त हैं इसका लाभ ले सकेंगे। और देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से भारी बर्फबारी के बीच भी जयकारे लगाते हुए यहाँ पर जो भक्त हैं वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर भी देहरादून से मिल रही है, जहां उत्तराखंड सरकार को अब पत्र भेजा गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। पत्र में उपकर को रद्द करने का जिक्र किया गया है। विद्युत उत्पादन के नाम पर लिया जा रहा है जल उपकर, ऊर्जा विकास निधि को केंद्रीय मंत्रालय ने असंवैधानिक बताया।
केंद्र के पत्र के बाद राज्य सरकार मंथन कर निर्णय लेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उत्तराखंड सरकार को पत्र भेज दिया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। पत्र में उपकर को रद्द करने का जिक्र किया गया है। चलिए इस पूरी खबर को समझने का प्रयास करेंगे संवाददाता सोनू सिंह से। सोनू, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उपकर को रद्द करने का जिक्र कर दिया है। क्या है ये पूरा मसला? देखिए, राज्य सरकार जो तमाम उत्तराखंड में राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के सहयोग से विद्युत उत्पादन की योजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं, प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं से जो बिजली का उत्पादन हो रहा है और उसके नाम पर जो जल उपकर, जिसको वाटर सेस हम कहते हैं, वो लिया जा रहा है। इसके साथ साथ इसी के साथ ऊर्जा विकास निधि, पावर डेवलपमेंट फंड, ये जो लिया जा रहा है, इसको केंद्र का जो ऊर्जा मंत्रालय है उसने असंवैधानिक करार दिया है। और इसी के चलते जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय उसने पत्र खास तौर पर उत्तराखंड के मुख्य सचिव को भेजा है और इस बात का जिक्र किया है पत्र में कि ये संवैधानिक नहीं है, लिहाजा इसको रद्द कर दिया जाए। क्योंकि अब केंद्र सरकार ने पत्र भेजा है और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के पत्र के बाद अब जो उत्तराखंड का प्रशासनिक अमला है, शासन के उच्च अधिकारी मुख्य सचिव हैं, पहले उत्तराखंड सरकार इस पर मंथन करेगी और उसके बाद संभवतः केंद्र के इस पत्र के बाद जो है वो इस उपकर को जो लिया जा रहा है इसको रद्द कर सकती है। अब ये देखना होगा कि इस चर्चा को कब तक सरकार करती है और कब तक ये रद्द किया जाएगा। और अगर ये उपकर जो सरकार ले रही है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को लाखों की तादाद में लाभ मिलेगा और सरकार को जो सरकार इस रूप में एक तरीके से हम कहें कि जो शुल्क वसूल रही है वो कहीं ना कहीं सरकार को अब वो कम करना होगा। तो ये देखना होगा कि इस उपकर को सरकार कितने दिनों में वापस लेती है और किस तरह से मंथन करती है और फिर केंद्र के ऊर्जा मंत्रालय को कैसे सरकार जो है कब तक अपडेट कराएगी, कब तक अवगत कराएगी। ये जो दोनों के दोनों कर हैं इसको माना ही जा रहा है कि आने वाले समय में अब राज्य सरकार नहीं ले पाएगी, लेकिन ये देखना होगा कि सरकार किस रणनीति के तहत इसको खत्म करेगी, ये देखना होगा। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, क्योंकि उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं से हो रहे बिजली उत्पादन के नाम पर लिया जा रहा जल उपकर और ऊर्जा विकास निधि असंवैधानिक है और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने मुख्य सचिव को चिट्ठी भेजकर चेताया है कि इसे रद्द किया जाए। अब राज्य सरकार इस पर मंथन कर आगे का निर्णय लेगी। मंत्रालय की बात मानी गई तो इससे राज्य को करीब 300 करोड़ सालाना की राजस्व हानि होगी। वहीं बिजली उपभोक्ताओं को करीब 30 पैसे प्रति यूनिट का लाभ भी मिलेगा। बने रहिए आप सोनू हमारे साथ, आपसे और जानकारी देते रहेंगे। चलिए बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने एसओपी जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने 9 भाषाओं में एसओपी जारी किया। चारधाम यात्रियों को किस तरह से सहूलियत जारी की जाए, प्रदान की जाए, इसे लेकर इसे जारी किया गया। श्रद्धालुओं को अब अपनी भाषा में जानकारी मिल सकेगी। हिंदी के अलावा 9 और ऐसी भाषाएं हैं जिसमें यात्रा की एसओपी जो है वो जारी की गई है। चलिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, अब 9 भाषाओं में एसओपी जारी कर ली गई है ताकि जो यात्रा है वो और सुखद हो सके, यात्रियों को भाषा को लेकर किसी तरह की दिक्कत का भी सामना ना करना पड़े। देखिए, राज्य सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है, पर्यटन विभाग ये लगातार कोशिश कर रहा है कि जो श्रद्धालु अपनी मनोकामना को लेकर बड़े श्रद्धा भाव के साथ उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, चारों धामों के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं कि जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने एसओपी जारी की है और हिंदी के अलावा कई ऐसी भाषाएं हैं, खास तौर पर तमिल है, उड़िया है, कन्नड़ है, मराठी है, बंगाली है, पंजाबी, ये ऐसी कई भाषाएं हैं जिन भाषाओं की एसओपी जारी की है ताकि जो श्रद्धालु दूसरे प्रांतों से यहाँ पहुंचते हैं उनको उनकी भाषा में यात्रा से संबंधित जानकारी मिल सके, उनको परेशानी ना हो। इसी उद्देश्य को लेकर के ये पहल की गई है। पहली बार ऐसा हुआ है जब स्वास्थ्य विभाग ने इस तरह की एसओपी जारी की है। और चूंकि जो देखिए जहाँ पर उत्तराखंड के जिन स्थानों पर चारधाम स्थापित है वहां पर जो इन स्थानों की जो ऊंचाई है वो 2700 मीटर से अधिक की ऊंचाई है। तो ऐसे में
इन क्षेत्रों में जो ऑक्सीजन है उसका लेवल कम होता है, हवा का दबाव अधिक होता है और खास तौर से अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन है वो होती है। तो यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, यात्रियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार नए नए कदम उठा रही है और उसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पहल की है। आने वाले समय में जो यात्री चार धाम यात्रा करने वाले हैं उनको इन भाषाओं का खास तौर पर फायदा होने वाला है। बिल्कुल सोनू, आने वाले दिनों में जो यात्री यात्रा करने पहुंचेंगे यहाँ पर उन्हें इसका खास तौर पर फायदा मिलेगा, क्योंकि 9 भाषाएं ऐसी हैं जिसे अब जारी की गई हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही इसका जो लाभ है वो यात्रियों को मिलेगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो ये भी यात्रियों से अपील की जा रही है कि आप पूरी तैयारी के साथ यात्रा करने आए, क्योंकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करना कहीं ना कहीं एक मुसीबत साबित हो सकती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से अपील भी की जा रही, गाइडलाइन भी जारी की जा रही है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो यात्रा को लेकर काफी गंभीर भी नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये धार्मिक स्थान है, तो ऐसे में जो यात्री यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, यात्रा करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, वो जो जरूरी वस्तुएं हैं कम से कम वो लेकर के आए और जो उम्रदराज श्रद्धालु हैं वो अपने चिकित्सकों की सलाह पर ही यात्रा करें और यदि किसी को लगता है कि चिकित्सक उनके अनुमति नहीं दे रहे हैं या सलाह नहीं दे रहे यात्रा करने की, तो उनको फिलहाल के जो है अपनी यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए और अपने चिकित्सकों के संपर्क में रहना चाहिए और जो मौसम का अपडेट है वो कम से कम लेकर के आए। जो जरूरी वस्तु जैसे गर्म कपड़े हैं उनको साथ लेकर के आए, अपनी जो जरूरत वाली दवाई है कम से कम उनको साथ लेकर के आए और जैसे ही यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को चिकित्सकों की जरूरत पड़ती है तो राज्य सरकार ने अलग अलग स्थानों पर विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए हैं, उनसे सलाह मशवरा भी ले सकते हैं। तो तमाम जो तैयारी है वो करके उसके बाद ही यात्रा करने का प्लान जो है यात्री करें, ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित हो और जो यात्रा है वो सुगम हो सके। बिल्कुल, यात्रियों को ध्यान रखने की बिल्कुल बेहद जरूरत है। जिस तरह से मौसम में लगातार हम बदलाव देख रहे हैं, भारी बर्फबारी हो रही है, उसके बावजूद भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो यही सलाह दी जा रही प्रशासन की ओर से भी, सरकार की ओर से भी, कि आप अपना ध्यान रखें और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो यात्रा करने इस वक्त ना आए, जब थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए तब पहुंचे। और देखिए जिस तरह से चारधाम यात्रा में देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों को अब अपनी स्थानीय भाषा में भी यात्रा से संबंधित जानकारी मिल सकेगी। पहली बार स्वास्थ्य विभाग ने 9 भाषाओं में चारधाम यात्रा की मानक प्रचालन प्रक्रिया जो है वो जारी करती है। इसके साथ ही आपको ये जानकारी भी दे दे कि जो 9 भाषाएं होंगी जिसे लेकर SOP जारी की गई, इसमें तमिल, उड़िया, कन्नड़, मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मलयालम, तेलुगु भाषा में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सोनू बने रही हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। चलिए इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब मई महीने में शुरू हो जाएगी एयर एम्बुलेंस सेवा। ऋषिकेश एम्स एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की जाएगी। हेली कंपनी के साथ एम्स प्रशासन का समझौता हुआ है। तैयारी में से लेकर जो एम्स प्रशासन है वो पूरी तरह से जुट चुका है, क्योंकि अब कुछ ही दिन का समय बचा है जब इस सेवा को शुरू कर दिया जाएगा मरीजों के लिए, ताकि जो दिक्कतें सामने आती थी कहीं ना कहीं एम्बुलेंस के रास्ते से चलने में पहाड़ी एरिया में, अब कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगी और एयर एम्बुलेंस सेवा के चलते अब कहीं ना कहीं ज़्यादा लाभ जो मरीज है उन्हें मिलेगा। चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं सोनू की ओर। सोनू, मई में अब शुरू होने जा रही है एयर एम्बुलेंस सेवा, ऐसे में अब जो सेवा शुरू होगी उसे लेकर तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी हैं? देखिए काफी लंबे समय से एम्स प्रशासन जो है वो तैयारी करने में जुटा हुआ है और इसमें राज्य सरकार का जो सहयोग की आवश्यकता है उस पर भी मंथन किया गया। कई दौर की बैठकें हुई हैं और चूंकि अब लगभग इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो ऐसे में जो हेली कंपनी है उससे समझौता भी हो गया है और आने वाले समय में ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द हम एयर एम्बुलेंस जो है वो देख पाएंगे। एम्स से शुरू हो जाएगी एयर एम्बुलेंस की सेवा और इसका फायदा खास तौर पर आपातकाल के दौरान और ट्रामा जो सेवा है ट्रामा से संबंधित वो और चारधाम यात्रा के दौरान भी जो आवश्यकता पड़ने पर यात्री श्रद्धालु जो है इस एयर एम्बुलेंस का कम से कम उपयोग कर सकेंगे। और इसकी कवायद में एम्स प्रशासन पहले से जुटा हुआ है। अब क्योंकि लगातार
तैयारी की जा रही थी, तैयारी जी। को अब तेज कर दिया गया है और ये माना जा रहा है कि मई के माह में यानी अगले माह में ये एयर एम्बुलेंस एम्स की शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने के लिए एम्स ऋषिकेश और पिनाकल कंपनी के बीच एमओयू किया गया है और आपातकालीन और ट्रॉमा सेवाओं के लिए मई में यानी कि बस कुछ ही दिन का इंतजार और बाकी है। एम्स से एयर एम्बुलेंस सेवा संचालित होगी। पवन हंस की ओर से मेरठ में एयर एम्बुलेंस को तैयार किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर मिलते ही एम्स प्रशासन सेवा शुरू करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और जो बाकी तैयारियां हैं वो भी जल्द ही कर ली जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां विश्व प्रसिद्ध बता दें आपको कि मई से शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सेवा। ऋषिकेश एम्स एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करने जा रहा है। हेली कंपनी के साथ एम्स प्रशासन का समझौता हुआ है और इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपातकालीन व ट्रॉमा सेवा के लिए गंभीर मरीजों को तत्काल एम्स पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से पहली बार एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।